Welcome to the Human Psyche, where we break down psychology into easy to understand lessons. Hi, I'm Lucky Mishra. Today, we are diving into the fascinating world of abnormal psychology, what is considered normal versus abnormal, and the factors that influence abnormal behavior. Here's a question. What makes a behavior abnormal? Is talking to yourself a sign of mental illness or is it completely normal? Let's find out. What is abnormal psychology? A branch of psychology that studies unusual behavior, emotions and thoughts. ये एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर हम सारे बिहेवियर्स को एसेस करते हैं जो कि सोसाइटल नॉर्म्स वैल्यूज से थोड़े से डिफरेंट होते हैं. इसके अंदर सारे डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडीज होती हैं, अनयूजुअल बिहेवियर्स के बारे में स्टडीज होती हैं और सारे अर्ली इंटरवेंशन और मेथड्स टू इंक्वायरी ऑन ट्रीटमेंट ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. एबनॉर्मल क्या होता है? It is a pattern of thoughts, feelings, actions that deviate significantly from societal norms, causes distress or impairment, may indicate a mental disorder. एबनॉर्मल के अंदर वो सारे बिहेवियर्स आएंगे जो थोड़े सोसाइटल नॉर्म्स से अलग होते हैं, सोसाइटल वैल्यूज, कल्चरल सोसाइटल वैल्यूज से अलग होते हैं. इसके अंदर वो बिहेवियर्स आएंगे जो कि इंडिविजुअल को किसी तरीके का डिस्ट्रेस देते हैं. कभी कभी ये बिहेवियर्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये इमोशंस, ये थॉट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इंसान की डेली लाइफ या फिर डेली फंक्शनिंग के अंदर इम्पेयरमेंट करने लग जाते हैं. जैसे कि किसी भी तरीके का बिहेवियर है जो कि आपके डेली टास्क जैसे हैं, खाना खाना या फिर नहाना, इनके अंदर भी इम्पेयरमेंट ला रहा है, यानी आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं उन बिहेवियर्स की वजह से, तो उनको एबनॉर्मल बिहेवियर्स कह सकते हैं. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर भी अनयूजुअल बिहेवियर जो होता है वो किसी भी डिसऑर्डर को या स्पेसिफिक डिसऑर्डर को इंडिकेट नहीं करता है, हम किसी को डायग्नोस नहीं कर सकते. इंडिकेटर्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी, 4 Ds ऑफ एबनॉर्मेलिटी. इसके अंदर 4 Ds की बात होती है जो कि हमें एबनॉर्मल बिहेवियर के सिम्टम्स और साइंस बताता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है. डिस्ट्रेस, अनप्लेजेंट और अपसेटिंग टू वन सेल्फ और अदर्स. इसके अंदर वो बिहेवियर्स होते हैं जो कि आपके लिए और दूसरों के लिए बहुत अपसेटिंग हो, बहुत बुरे हो. इसके अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक वगैरह ये सारी चीजें आ सकती हैं. डिसफंक्शन, something upsetting that interferes with person's ability to carry out daily tasks. आप ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे इमोशंस, थॉट्स में एंगेज हो रहे हैं जो कि आपकी डेली फंक्शनिंग को परेशान कर रहे हैं, जैसे कि बाथिंग होता है या फिर ब्रश करना होता है. इन टास्क के अंदर भी कोई बिहेवियर इंटरफेयर कर रहा है तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर के फॉर्म्स के अंदर आ सकता है. Deviance, bizarre, extreme, different, unusual thoughts, feelings, behaviors that significantly deviate from what is considered normal, acceptable within a particular culture or society. आपको भी पता है ये चीज कि हर कल्चर के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर अलग तरीके के नॉर्म्स होते हैं. तो अगर कोई उन नॉर्म्स से, उन मॉरल वैल्यूज से, उन बिहेवियर से डिफरेंट सोचता है, डिफरेंट कुछ अलग सा करता है जो कि बहुत एक्सट्रीम हो, बहुत अनयूजुअल हो, तो उन बिहेवियर्स को कभी कभी एबनॉर्मल बिहेवियर में डाल दिया जाता है.
Danger, potential harm to oneself or others, including violent or self-destructive behaviors. अगर आप ऐसे कोई behavior में engage हो रहे हैं जो कि आपके लिए और दूसरों के लिए harmful हो सकता है, किसी तरीके की injury दे सकता है, negative self talk हो सकती है जो कि self harm में बदल सकती है, violent behaviors हो सकते हैं जिससे आप खुद का नुकसान कर बैठे, तो वो abnormal behaviors में आ सकते हैं. कॉजल फैक्टर्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर. इसके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड सोशल पर्सपेक्टिव. इसमें 3 पर्सपेक्टिव्स होते हैं. बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं केमिकल इम्बैलेंसेस से. यानी कि अगर बॉडीली फ्लूइड्स के अंदर डेफिशिएंसी है या किसी भी तरीके की एक्सेस है तो उसकी वजह से आपको एबनॉर्मल बिहेवियर इंडिकेट हो सकता है. स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज इन ब्रेन, कि आपके ब्रेन के अंदर किसी भी तरीके की अगर इंजरी हो जाती है या फिर आपके बर्थ से पहले ही किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी होती है तो उसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जिसको कहते हैं एमिगडाला. उसका काम होता है फियर प्रोसेसिंग का. तो अगर किसी भी तरीके से वो डैमेज हो जाता है तो हमें फियर प्रोसेस नहीं हो पाएगा, यानी कि हम बहुत ज्यादा डरेंगे. सो नेक्स्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, न्यूरोएपिनेफ्रिन. ये एग्जाम्पल्स हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो एक तरीके के न्यूरॉन्स को कनेक्शन देने के लिए मैसेजिंग यूनिट्स होते हैं. तो अगर इनके अंदर डेफिशिएंसी है या एक्सेस है तो दिक्कतें आ सकती हैं. जैसे कि डोपामीन अगर कम है तो मूड आपको कम फील होगा तो डिप्रेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल है ये. जेनेटिक्स के अंदर आता है. आपके पेरेंट्स से हेरिडेटरी भी आपको एबनॉर्मल बिहेवियर मिल सकता है, इन्फेक्शन और मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी. नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे. इसके अंदर इंटरपर्सनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इंटरपर्सनल फैक्टर यानी कि आपका रिलेशनशिप सोसाइटी के थ्रू, आपके फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स, पेरेंट्स के और वर्क रिलेटेड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कलीग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो मैटर करता है. इसके अंदर फर्स्ट थिंग आती है मैटरनल डेप्रिविएशन, सेपरेशन फ्रॉम मदर फ्रॉम अर्ली और यंग ईयर्स ऑफ लाइफ. अगर किसी भी तरीके से किसी भी वजह की वजह से आपकी मॉम से आपका सेपरेशन हो जाता है या फिर आप उनसे एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाते हैं या उनका डिवोर्स हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो आप बाद में जाके अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हुआ या फिर ऐसी कंडीशंस बनी कि आपको कोई डिसऑर्डर हो सके तो वो एक मैटरनल डेप्रिविएशन एक कॉज बन सकता है. फैमिली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ओवर प्रोटेक्शन. अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, तो आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाएंगे. ओवर परमिसिवनेस, ठीक है, कि अगर पेरेंट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके ऊपर, किसी भी तरीके का आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, आप अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो डांट नहीं पड़ रही. रिजेक्शन यानी पेरेंट्स आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं मान रहे. अगर किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं पेरेंट और चाइल्ड के बीच में तो वो बाद में जाके एबनॉर्मल बिहेवियर में डेवलप हो सकती है. यानी फॉर एग्जाम्पल बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर भी शो कर सकता है या फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बिहेवियर शो करने लग जाए. नेक्स्ट आता है मैलअडैप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर. इसके अंदर आ सकती है इनएडिक्वेट फैमिली, कि आपकी फैमिली के अंदर एक सिंगल पेरेंट ही है, या फिर डिस्टर्ब्ड फैमिली, की फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है. नेक्स्ट होता है सेवियर स्ट्रेस. वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो बर्नआउट होगा और एग्जॉशन स्टेज की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है. साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर 4 मॉडल्स आते हैं. फर्स्ट आता है साइकोडायनेमिक मॉडल. साइकोडायनेमिक मॉडल, इफ यू नो, दिस इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. इसके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर के पर्सनालिटी के जो आपके सेंट्रल फोर्सेस होते हैं जैसे कि इड, ईगो और सुपर ईगो, अगर इन तीनों के अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते आप, कि यानी कि आपके प्लेजर प्रिंसिपल जो है या आपका रियलिटी जो है वो आपके प्लेजर से नहीं मिल रही, आपकी मॉरल वैल्यूज जो हैं वो रियलिटी से नहीं मिल रही, कि आप मॉरल वैल्यूज को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो किसी भी तरीके का इम्बैलेंस होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है इन तीनों के बीच में, तो वो बाद में जाके एबनॉर्मल बिहेवियर में डेवलप हो सकता है. ये इस थ्योरी का कहना है. इसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं
यानी अनकॉन्शियस में जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाते हैं बचपन में, वो बाद में जाके डिसऑर्डर्स में डेवलप हो सकते हैं। बिहेवियरल मॉडल ये कहता है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर आर लर्नड थ्रू मैल अडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग, कि अपन जो बचपन में बिहेवियर्स लर्न करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, पेरेंट्स से सीख के, पेरेंट्स को मॉडलिंग करके, उनके बिहेवियर को मिरर करके जब हम कोई चीजें सीखते हैं तो वो फॉल्टी बिहेवियर में रिजल्ट कर सकती है। कॉग्निटिव मॉडल ये कहता है कि एबनॉर्मल फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, कि आपके ब्रेन के अंदर थिंकिंग, बिहेविंग और रीजनिंग, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग में अगर प्रॉब्लम्स है तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर का कॉज हो सकती है। कि जब अपन जो खुद के बारे में एटीट्यूड्स रखते हैं, यानी आप अपने बारे में जो परसेप्शन रखते हो वो कभी कभी इरेशनल होते हैं या इनएडुकेट होते हैं, इनएक्यूरेट होते हैं, कि जैसे कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, उसके अंदर कुछ सच नहीं है, रियलिटी नहीं है, पर आप वो कर रहे हैं तो उसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट हो सकता है। ओवर जनरलाइजेशन एंड इलॉजिकल वेज ऑफ थिंकिंग, आप बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दे सिचुएशन को और ब्रॉड और नेगेटिव कंक्लूजन बनाने लग जाएं बहुत छोटे इंफॉर्मेशन को लेके, यानी कि आपके पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज के बारे में, पर आपने बहुत सारे बड़े बड़े उसके ऊपर जनरल ब्रॉड नेगेटिव कंक्लूजन बना लिए हैं, जिसकी वजह से आप एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं, आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ये दोनों अलग अलग चीज है, ह्यूमनिस्टिक अलग है, एग्जिस्टेंशियल अलग है। ह्यूमनिस्ट बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नेचुरली कुछ टेंडेंसीज के साथ बॉर्न होते हैं, जैसे फ्रेंडली बिहेवियर, कोऑपरेटिव बिहेवियर, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये ह्यूमन बींग्स में पहले से ही होती हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये कहते हैं कि बर्थ से पहले ही या फिर हर इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी बर्थ को और अपनी एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग देता है। तो जो इंडिविजुअल ये दोनों चीजें नहीं कर पाते, यानी फ्रेंडली नहीं होते, कोऑपरेटिव नहीं होते, जो कि नेचुरल चीजें होती है, हम में से पहले से ही होती है, अगर जो इंडिविजुअल ये चीजें नहीं कर पाते हैं तो वो ऐसी लाइफ जीते हैं जो कि एम्प्टी होती है, अनऑथेंटिक होती है, डिसफंक्शनल होती है। ये थोड़ा डिफरेंट व्यू है, पर ये मॉडल ये कहता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर इन चीजों की वजह से होता है। सोशल पर्सपेक्टिव्स पे आते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है फैमिली सिस्टम। कुछ ऐसे सोशल कॉजेज होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लीड करते हैं, वायलेंस, वॉर्स, ग्रुप प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फैमिली सिस्टम में आता है ओवर इन्वॉल्वमेंट जब होता है पेरेंट्स का, तो उसकी वजह से इंडिपेंडेंस जो होती है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, ऑटोनॉमी होती है बच्चों की, वो खत्म हो जाती है। इसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिपेंडेंट बिहेवियर शो कर सकता है। सोशल नेटवर्क यानी आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल सोशल रिलेशनशिप है, उसमें क्या है, उसमें किस तरीके का कंपोजिशन है। अगर आप कुछ लोगों को अगर सोशल सपोर्ट, यानी कि बहुत कम लोग हैं जिनसे वो बात कर पाते हैं, या किसी तरीके का वर्क रिलेटेड आइसोलेशन है कि उनको बुलिंग हो रही है या सोशल सपोर्ट कम मिल रहा है, तो वो लाइकली होते हैं डिप्रेस्ड होने के लिए। थर्ड चीज आती है सोसाइटल लेबल्स और रोल्स। इसके अंदर जो पीपल होते हैं जिनका बिहेवियर थोड़ा सा सोसाइटल नॉर्म से अलग होता है, अगर हम उनको ब्लेम कर दें कि भाई यू आर दिस, है ना, और यू हैव दिस प्रॉब्लम एंड यू शो एबनॉर्मल बिहेवियर एंड यू आर दिस टाइप ऑफ पर्सन एंड यू हैव दिस डिसऑर्डर, अगर हम उनको लेबल कर देंगे पहले से ही, जो कि उनका बिहेवियर हो सकता है नॉर्मल हो, पर हम उनको लेबल कर दें, तो पर्सन धीरे 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 बार बार वो सेम तरह की बातें सुन के, सेम तरीके के बिहेवियर्स जब लोग उनके साथ करेंगे तो वो एनकरेज होता है बीमार जैसा बिहेव करने के लिए, मान लेता है वो कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि उनको जो प्रॉब्लम नहीं हो वो डेवलप कर ले। सो दिस वाज ऑल इन दिस स्लाइड। हाउ डू साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस मेंटल डिसऑर्डर्स? इंडिया के अंदर दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, द DSM-5 एंड ICD-10। DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 10th एडिशन। ये दोनों क्लासिफिकेशन के अंदर सारे डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स, साइंस एंड द वेज ऑफ ट्रीटमेंट और अर्ली प्रिवेंशन
and everything is given. So these are used for the diagnosis of mental disorders. I hope you liked this video, and if you did, please like, share, and subscribe. If you have suggestions, do let me know. Thanks for watching.